तिलापिया एक बहुत कॉमन फिश है। जो भी फिश फार्मर्स फार्मिंग स्टार्ट करते हैं वो या तो पंगस से स्टार्ट करते हैं या फिर तिलापिया से स्टार्ट करते हैं। पर जो लोग तिलापिया की फार्मिंग करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तिलापिया की फ़िश फार्मिंग में लॉस हो जाता है या फिर बहुत कम प्रॉफिट होता है। पर दूसरे कुछ ऐसे फार्मर्स भी होते हैं जिनको उसी तिलापिया से बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मान लो कि दो फार्मर्स है, दोनों फार्मर ने सेम जगह से सीड लिए, यानी कि एक ही हैचरी से सीड लिए। दोनों के सीड्स यानी कि मछली के बच्चे जो है वो सेम एक ही बैच के हैं। दोनों ने सेम साइज़ के मछलियों के बच्चे लिए, एक ही दिन पे लिए। पहले फार्मर ने मान लो कि 10,000 सीड्स लिया, दूसरे फार्मर ने भी सेम टू सेम 10,000 सीड्स लिया। पर इन दोनों के प्रॉफिट और लॉस में इतना फ़र्क क्यों होता है? दोनों ने मोनोसेक्स तिलापिया के सीड्स लिए, बच्चों में यानी कि सीड्स में कोई फ़र्क नहीं था। फिर ऐसा क्यों होता है कि एक को अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो दूसरे फार्मर को लॉस हो जाता है, या फिर जो प्रॉफिट होता है दूसरे फार्मर को बहुत कम प्रॉफिट होता है? तो ये फ़र्क क्यों होता है ये आज मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको तिलापिया फिश फार्मिंग के कुछ रूल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये कुछ बेसिक रूल्स ऐसे हैं जिन रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे, जिनका आप ध्यान रखोगे, तो आप तिलापिया की फिश फार्मिंग में 100% सक्सेस हो जाओगे। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फिर वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तिलापिया की फिश फार्मिंग में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब इस बड़े प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। पर अभी मैं आपको दो चार ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो पॉइंट्स अगर आप समझ जाओगे तो वो जो बड़ा वाला प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। जो बड़े वाले प्रॉब्लम की वजह से आपको जो लॉस होता है, अगर आप ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ जाओगे ना, तो आपको उस बड़े वाले प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा और आपको वहाँ पर लॉस नहीं होगा। एक फार्मर होता है जो बायोफ्लॉक में फिश फार्मिंग कर रहा होता है। अब बायोफ्लॉक के जो इसके टैंक्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे टैंक्स होते हैं। तो ऐसे में मछली का ग्रोथ, जो ऐसे छोटे टैंक्स में जो मछली का ग्रोथ होता है ना, मछली का ग्रोथ बहुत स्लो हो जाता है। तो मछली का ग्रोथ स्लो होने की वजह से ऐसे फार्मर को लॉस हो जाता है। अब लॉस क्यों होता है ये मैं आपको लास्ट में समझाने वाला हूँ। दूसरा एक फार्मर होता है, वो भी बायोफ्लॉक में कर रहा होता है, पर उसे बायोफ्लॉक में प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास बड़े बड़े टैंक्स है, बहुत बड़े बड़े टैंक्स है। जितना बड़ा टैंक होगा ना, 10,000 से बड़ा 10,000 से बेहतर 20,000 लीटर, 20,000 से अच्छा 30,000, 30,000 से 1,00,000 अच्छा, 50,000 अच्छा। जितना बड़ा टैंक होगा ना, उतना उस फार्मर को प्रॉफिट होगा। अब बड़े टैंक वाले फार्मर को प्रॉफिट क्यों होगा ये भी मैं आपको लास्ट में समझाने वाला हूँ। ये बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। उसी तरह जो लोग तालाबों में करते हैं, पॉन्ड्स में करते हैं, तो जो लोग छोटे छोटे पॉन्ड्स में करते हैं ना, कुछ लोग करते हैं 1,000 स्क्वायर फीट के पॉन्ड में, 1,500 स्क्वायर फीट, 2,000 स्क्वायर फीट के पॉन्ड में। तो ऐसे जो छोटे छोटे पॉन्ड्स में करते हैं ना, ऐसे लोगों को ग्रोथ स्लो आता है और ग्रोथ स्लो आने की वजह से ऐसे फार्मर को लॉस हो जाता है, या फिर अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत कम प्रॉफिट होगा। दूसरी तरफ जो बड़े फार्मर्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े तालाबों में करते हैं, 10,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट, 1 एकड़, 2 एकड़, जितना बड़ा तालाब होगा उतना बेहतर होगा। जो बड़े बड़े तालाबों में करते हैं ना, इनको ग्रोथ बहुत फास्ट आता है। और जो ऐसे फार्मर्स होते हैं ना, इनको तिलापिया की फिश फार्मिंग में अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जितना पानी होगा उतना ग्रोथ ज़्यादा आएगा, जितना कम पानी होगा उतना ग्रोथ स्लो आएगा। तो पॉइंट नंबर 1 हमें ये सिखाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी में फ़िश फार्मिंग करना है। हम जितना बड़ा प्रोजेक्ट डाल सके, जितना ज़्यादा पानी रख सके, उतना मछली को ज़्यादा ग्रोथ आएगा और उतना हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी होने के बाद दूसरे नंबर पर बात आती है फीड की। जो पहला वाला जो फार्मर था जिसने कम पानी में मछलियों को डाल दिया, वो फीड भी ठीक से नहीं खिलाता। अब फीड अगर नहीं खिलाओगे तो ग्रोथ कैसे आएगा? अच्छी क्वालिटी का फीड भी खिलाना ज़रूरी होता है। अगर अच्छी क्वालिटी का फीड नहीं खिलाओगे तो ग्रोथ स्लो आएगा और ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा उसको बड़ा करने में। तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का फीड खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ग्रोथ अच्छे से नहीं आएगा तो उसका वेट नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट कैसे होगा? दूसरी तरफ जो फार्मर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी में रखने के बाद अच्छे से अच्छी क्वालिटी का फीड भी खिलाता है और अच्छा मतलब दबा के फीड खिलाता है ताकि ग्रोथ फास्ट आए। अब अगर अच्छा फीड खिलाओगे और ज़्यादा क्वांटिटी में फीड खिलाओगे तो ग्रोथ भी फास्ट आएगा, ग्रोथ फास्ट आएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब प्रॉफिट ज़्यादा क्यों और कैसे होगा, ये लास्ट पॉइंट की मैं अभी आपको तैयारी करवा रहा हूँ कि लास्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें फास्ट ग्रोथ लेके लास्ट पॉइंट तक पहुँचना है। अब एक अच्छा फीड खिलाने के बाद बात आती है वाटर कंडीशन की।
वाटर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो पहला वाला जो हमारा फार्मर है जिसने कम पानी में रखा, फीड भी ठीक से नहीं खिला रहा है, वो थोड़ा कंजूस टाइप का फार्मर होता है जो खर्चा नहीं करना चाहता। ऐसे फार्मर जो होते हैं वो वाटर कंडीशन का ज़रा भी ध्यान नहीं रखते। अब अगर वाटर कंडीशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो मछलियों में इन्फेक्शन आ जाएगा, पानी खराब हो जाएगा, वो खुश नहीं रहेगी, उसका जो सिस्टम होगा ना, वो सिस्टम धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। और अगर उसको इन्फेक्शन आ गया, पानी खराब हो गया, तो जो आप फीड खिलाओगे ना, वो फीड भी ठीक से नहीं खाएगी। अगर फीड ठीक से नहीं खाएगी तो उसका बॉडी वेट कैसे बढ़ेगा, बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा तो प्रॉफिट कैसे होगा। दूसरी तरफ जो दूसरा फार्मर होता है वो पानी की क्वालिटी भी अच्छी रखता है, वाटर ट्रीटमेंट बराबर टाइम टू टाइम करता है। अगर वाटर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो फिशेज जो होगी ना वो हेल्दी रहेगी। फिशेज हेल्दी रहेगी तो खाना भी दबा के खाएगी, खाना दबा के खाएगी तो वैसा उसका वेट गेन होगा, वैसा उसका वेट गेन होगा तो उतना हमें प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर इन सब पॉइंट्स के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सप्लीमेंट्स का। अब जो पहले वाला फार्मर था वो छोटे से टैंक्स में कर रहा है, खाना तक ठीक से नहीं खिला रहा, वाटर ट्रीटमेंट भी नहीं करता है। कंजूस फार्मर होते हैं ऐसे, या फिर उनके पास पैसे नहीं होते, मजबूरी होती है उनकी। अब अगर ऐसा कोई फार्मर होगा तो वो सप्लीमेंट्स के पीछे पैसे खर्चे कैसे करेगा। अगर सप्लीमेंट्स के पीछे पैसे खर्चे नहीं करेंगे तो मछली का जो वेट गेन, एक्स्ट्रा वेट गेन हमको चाहिए, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमको चाहिए, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे होगा। तो ऐसे जो फार्मर्स होते हैं ना, जो सप्लीमेंट्स के पीछे खर्चे नहीं करते, वो फार्मर को जो टोटल बायोमास जो आना चाहिए ना हमें, वो उतना टोटल बायोमास नहीं आता। अगर उतना टोटल बायोमास हमें जितना एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं आएगा तो जो प्रॉफिट की हमें आशा है, जो प्रॉफिट हमने सोच के रखा है, कैलकुलेटर पे करके रखा है कि बॉस इतना प्रॉफिट होगा, उतना प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मछलियों का वेट ही उतना नहीं बढ़ेगा और टोटल बायोमास हमें अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ जो फार्मर होता है उसने एक बड़े से वाटर बॉडी में रखा है, उसको अच्छे से खिला रहा है, वाटर ट्रीटमेंट भी कर रहा है, प्लस इन सब खर्चों के बावजूद वो एक अच्छा सप्लीमेंट भी यूज़ कर रहा है। जब वो अच्छा एक सप्लीमेंट यूज़ करता है तो बायोमास उसको एक्स्ट्रा मिलता है, वेट गेन ज़्यादा होता है, और वेट गेन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। पर कैसे प्रॉफिट ज़्यादा होगा? क्योंकि मोनोसेक्स तिलापिया जो होता है ना, मोनोसेक्स तिलापिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो 5 से 6 महीने के बाद बच्चे दे देती है। जी हाँ, एक बार उसने बच्चे दे दी उसके बाद वो बढ़ने वाली नहीं है। फिर आप उसको कितना भी खिला लो, कितने भी सप्लीमेंट्स मिला लो, कुछ भी कर लो, वो जल्दी बड़ी नहीं होगी। और अगर वो बड़ी होगी भी ना तो बहुत 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 स्लो बड़ी होगी। अब जो पहला फार्मर था, पहले वाले फार्मर को लॉस क्यों होता है? क्योंकि उसकी मछली बड़ी नहीं होती, उसकी मछली इतनी सी रह जाती है और 5-6 महीने निकल जाते हैं। 5-6 महीने निकलने के बाद जब उसकी मछली इतनी सी 150-200 ग्राम तक रहती है तब वो बच्चे दे देती है। और बच्चे देने के बाद वो बढ़ने वाली है नहीं। वो 150 ग्राम पे अगर बच्चे दे देगी तो बहुत स्लो बढ़ेगी, 200 ग्राम पे बच्चे दे देगी तो वो बहुत स्लो बढ़ेगी। इसीलिए ऐसे फार्मर को लॉस हो जाता है, क्योंकि उनकी मछलियाँ फिर बाद में छोटी की छोटी ही रह जाती है। और दूसरे वाले फार्मर को प्रॉफिट क्यों होता है? क्योंकि उसने अपनी मछली को 500-600 ग्राम के ऊपर कर दिया। अब मछली जब बच्चे देती है ना, मछली बच्चे देने से पहले 5-6 महीने के अंदर वो जितना मैक्सिमम वेट गेन करवा सकता था उसने उतना ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन करवा लिया। अब उसकी मछली 500-600 ग्राम की हो के या 700 ग्राम की हो के उस बच्चे देगी। जब वो बच्चे देगी उसके बाद वो वेट गेन उसका बहुत स्लो हो जाएगा या फिर नहीं के बराबर होगा। लेकिन उसने जितना बड़ा कर सकता था उसने उसी टाइम पीरियड में 5 से 6 महीने के अंदर उसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कर दिया। अब यहाँ पर हमारे जो दोनों फार्मर्स थे ना, इन दोनों फार्मर ने 10-10 हज़ार मछलियाँ डाले थे। तो जो हमारा जो पहला फार्मर था जिसने 10,000 मछली डाला, उसकी मछलियाँ इतनी सी रह गई, 150-200 ग्राम की रह गई। तो ऐसे फार्मर को कितना पैसा आएगा? यहाँ पर जो पहला फार्मर था जिसकी मछली इतनी सी रह गई, 200 ग्राम की रह गई, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10,000 मछलियों के हिसाब से उसको 200 ग्राम के 10,000 मछलियों का 200 ग्राम के हिसाब से इसका माल जो बनेगा, जो टोटल बॉडी मास इसको मिलेगा लास्ट में, वो 2,000 किलो के आसपास मिलेगा। अब 2,000 किलो यानी कि 2 टन, अगर इस 2 टन को हम 60 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो इनकम होगी, इसको जो पैसा आएगा वो 1,20,000 रुपये आएगा। अब इस फार्मर को 10,000 मछलियों से 1,20,000 रुपये आएंगे। इस फार्मर को निराशा होगी, इसका दिल टूट जाएगा, अपनी किस्मत को रोएगा। ये अगर बायोफ्लॉक कर रहा होगा तो ये बोलेगा कि बायोफ्लॉक फेल है। इन शॉर्ट ये कि ये बाद में पछताएगा। दूसरी तरफ हमारा जो दूसरा फार्मर है उसने भी 10,000 मछलियाँ डाला था।
अब इन 10,000 मछलियों से इसको कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसकी मछलियाँ बड़ी हो गई थी, 500, 600, 700 ग्राम की इसकी मछलियाँ हो गई। अब इसका अगर हम 600 ग्राम के हिसाब से पकड़े तो 10,000 मछलियों का इसको 6 टन के आसपास इसका माल बनेगा, यानी कि 6,000 केजीज। अब 6,000 किलो में अगर हम 120 रुपये का रेट पकड़े तो इस फार्मर को जो पैसे मिलेंगे वो 7,20,000 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पर 7,20,000 कितना अच्छा अमाउंट है। आप देख सकते हो कि पहले वाले फार्मर को जो मिला था वो 1,20,000 रुपये थे। अब यहाँ पर दूसरे फार्मर को जिसने सेम मछलियाँ डाला था, सेम क्वांटिटी डाला था, सब कुछ, इसके बच्चे भी सेम टू सेम थे, सेम हैचरी से इसने लिया था, सेम दिन पे इसने लिया था, यहाँ पर इसको 6,00,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। पहला वाला जो फार्मर है ना, ये रोएगा, ये लॉस में जाएगा और ये पछताएगा, और अगर बायोफ्लॉक कर रहा होगा तो बोलेगा कि बायोफ्लॉक फेल है। और जो दूसरा फार्मर है, अगर इसने सही तरीके से किया है तो इसको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है ना, यहाँ पर मैंने मोर्टेलिटी, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंस, ये वो, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कुछ भी नहीं जोड़ा है, कुछ भी नहीं काटा है। वो जानबूझ के नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो सारे टॉपिक्स कवर नहीं करने हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि किसको प्रॉफिट होता है और किसको लॉस होता है और क्यों होता है। तो इसलिए फिर ये सब कमेंट्स मत करना, ये सब व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना कि आपने लेबर कॉस्ट ऐड नहीं किया, मोर्टेलिटी नहीं जोड़ा। मैं यहाँ पर वो टॉपिक्स कवर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैंने पूरा लमसम अमाउंट इसलिए पकड़ा ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। आज का हमारा टॉपिक वो नहीं है, ठीक है। एक और पॉइंट आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर मैंने जो पहले वाला फार्मर था उसका सेलिंग प्राइस 60 रुपीज़ रखा था, और जो दूसरा वाला फार्मर था उसका सेलिंग प्राइस मैंने 120 रुपीज़ रखा था। आपने ठीक से नोटिस किया कि नहीं किया? अगर आपने ठीक से नोटिस नहीं किया तो यार आप ठीक से वीडियो देखते नहीं हो। पीछे जाइए, बैक करिए और पीछे जाके फिर से उसको देखिए और वापस आइए, और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। अब पहले वाला जो फार्मर होता है ना, उसकी लॉस की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि अगर उसकी मछलियाँ छोटी रह गई, 150-200 ग्राम की रह गई, तो 150-200 ग्राम की छोटी सी जो मछली होती है ना, उसका जो मार्केटेबल सेलेबल प्राइस होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 रुपये होता है, क्योंकि छोटी मछलियाँ जल्दी नहीं बिकती और छोटी मछलियों का रेट भी डाउन रहता है। वहीं पर दूसरी जगह जो हमारा जो दूसरा फार्मर है उसको 120 रुपये का रेट मिलेगा, क्योंकि उसकी मछलियाँ बड़ी हो गई है, कम से कम 500-600 ग्राम या 700 ग्राम या 800 ग्राम की हो गई है। तो ऐसे में उसको रेट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बड़ी मछलियाँ जो होती है ना, उसका रेट 100 या 110 या 120 या 130 रुपये भी होता है, रोज़ ऊपर नीचे होता है। अब ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ ना, ये मैं मुंबई के रेट्स बता रहा हूँ। अब फिर ये कमेंट मत करना, ये मैसेज मत करना व्हाट्सएप पे कि यार हमारे यहाँ तो इतना रेट है, हमारे यहाँ तो उतना रेट है। आपके यहाँ जो भी रेट होगा वो होगा। मैं यहाँ पर मुंबई में हूँ, इसीलिए मैं आपको मुंबई के रेट्स बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ के रेट्स पता है। हर जगह पे रेट अलग अलग होता है, ये मैं आपको मुंबई के रेट्स बता रहा हूँ। तो अगर आप मोनोसेक्स तिलापिया का कर रहे हो और आपको अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो आपको इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और इन 4 रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी में उसको रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का मतलब फिर से बता दूं कि बड़ा टैंक हो, अगर आप बायोफ्लॉक में कर रहे हो तो बड़े टैंक में रखो। छोटे छोटे टैंक में उसको मत रखो, उसको ग्रोथ नहीं आएगा। अगर आप तालाब में कर रहे हो तो बड़े से बड़े तालाब की कोशिश करो, जितने बड़े तालाब में रखोगे उसको उतना ज़्यादा ग्रोथ आएगा। बड़े वाटर बॉडी के बाद में दूसरा पॉइंट हमारा आता है फीड का। अच्छी क्वालिटी का फीड खिलाओ। अच्छी क्वालिटी के फीड से मतलब ये है कि अच्छी कंपनी का फीड खिलाओ, भले ही वो महंगा पड़े। आपने रेट में भी फ़र्क देखा, अगर छोटी रह गई तो कितना रेट आएगा, ज़्यादा हो गई, बड़ी हो गई तो कितना रेट आएगा। इसीलिए कभी भी अच्छी क्वालिटी का फीड खिलाओ, अच्छी कंपनी का फीड खिलाओ और दबा के खिलाओ। ऐसा नहीं कि कंजूसी करो। कंजूसी करोगे तो लास्ट में जो आपको बॉडी वेट ज़्यादा आना चाहिए वो नहीं आएगा, जो ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए वो आपको नहीं आएगा। इसीलिए दबा के खिलाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका वेट गेन हो जाए। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि तीसरा पॉइंट आपको वाटर ट्रीटमेंट का ध्यान रखना है। अगर आपने वाटर ट्रीटमेंट नहीं रखा तो मछलियाँ स्ट्रेस में रहेगी, बीमारी आ जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, खाना कम कर देगी और वो जल्दी नहीं बढ़ेगी, और आपको जो लास्ट में जो वेट गेन करना है वो वेट गेन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट कम हो जाएगा। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि सप्लीमेंट्स मिक्स करो। सप्लीमेंट्स मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, उसका वेट गेन ज़्यादा होता है, वो उसको जो बायोमास हमें जो मिलना चाहिए वो बायोमास ज़्यादा मिलेगा, तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसीलिए इन 4 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है मोनोसेक्स तिलापिया का, मैंने आपको बताया कि मोनोसेक्स तिलापिया 4, 5 या 6 महीने के बाद वो बच्चे दे देगी। बच्चे देने के बाद आप उसको बड़ा नहीं कर सकोगे, लॉस में चले जाओगे।
इसीलिए ध्यान में रखना, अगर मोनोसेक्स तिलापिया की फार्मिंग कर रहे हो तो ये 4 रूल्स को याद कर लो और ये 4 रूल्स को अच्छे से फॉलो करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत से लोगों की ना तिलापिया जो होती है ना वो कभी 6 महीने में बच्चे देती है, कभी 5 महीने में बच्चे देती है, क्योंकि कोई 4 महीने में भी बच्चे देती है। इसका एक प्रॉब्लम ये है कि जो वहाँ पर जो हैचरी में डोज पिलाते हैं ना इसको मोनोसेक्स करने के लिए, कुछ लोग 28 दिन का डोज पिलाते हैं, कुछ लोग पैसे बचाने के चक्कर में ना कम डोज पिलाते हैं, कम दिनों का डोज देते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि ठीक से नहीं करते, तो उसका जो पीरियड होता है ना वो पीरियड हमारे पास आके कम हो जाता है। इसीलिए हमें ये कोशिश करना है कि 4 महीने के अंदर अंदर जितना ग्रोथ ले सको ले लो, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप अच्छा प्रॉफिट चाहते हो तो इन रूल्स को फॉलो करना। और ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे जो ना बच्चे देने के बाद जागते हैं, जब वो बच्चे दे देती है, बढ़ना बंद हो जाता है, उसका साइज़ इंक्रीज नहीं होता, तब वो जागते हैं और बोलते हैं कि यार मेरी मछली बड़ी नहीं हो रही है, मुझे लॉस हो रहा है। तो अगर आप ऐसे किसी भी इंसान को जानते हो या आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हो जो फ़िश फार्मिंग कर रहा है, ख़ासतौर पे तिलापिया की फ़िश फार्मिंग कर रहा है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करना ताकि वो भी लॉस से बच जाए और उसको भी ये समझ में आ जाए कि वो लॉस में क्यों जा रहा है और उसे प्रॉफिट में आने के लिए क्या करना होगा और कैसे अपनी फार्मिंग को सक्सेसफुल बनाना होगा। थैंक यू।